Good morning, students. So today I'm going to explain you about biotechnology. So we are going to understand biotechnology because it is important topic from the board point of view. So this is a biotechnology. I'm sharing a screen to you, and we will be understanding about biotechnology basics, how to do recombinant DNA technology, how to make rDNA, what are host cells, what are the vectors. We are going to understand about this. So, biotechnology is a science in which the biology is connected or linked with the technology, in which we are using technology in the organisms to make any useful product and their enzymes for industrially important productions of the compound. तो बायोटेक्नोलॉजी में आरडीएनए टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन है आपके पास सामने। आरडीएनए टेक्नोलॉजी हम न्यूज़पेपर में हमेशा देखते हैं कि रिमार्केबली किसी साइंस और टेक्नोलॉजी का आजकल कितना ज़्यादा एक्सपोजर है कि साइंस और टेक्नोलॉजी से ही पूरी दुनिया चल रही है। हम ये देखते हैं कि पावरफुल टेक्निक्स जिसे जीन क्लोनिंग कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं, यूजिंग सच टेक्निक बैक्टीरिया पास्ट में इंजीनियर करे जा चुके हैं। ह्यूमन इंसुलिन बनाया जा चुका है बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। एक हार्मोन है ह्यूमन इंसुलिन जो कि डायबिटीज से फाइट करता है। एंड जीन क्लोनिंग की मदद से ये एबल हो पाया कि हम इनको आर्टिफिशियली लैब में बना पाए। हम कुछ ऐसे प्लांट्स भी बना पाए हैं कॉटन के, जिन्हें बीटी कॉटन कहते हैं, जो इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट होते हैं। इवन हम इस चैप्टर में आपको अम, देंगे एग्जाम्पल ऐसे बैक्टीरियाज का भी जो एनवायरनमेंट को क्लीन अप भी करते हैं, जैसे कि पॉलीथीन वेस्ट है उनको डिस्ट्रॉय करने में काम आते हैं। हैव यू वंडर्ड हाउ साइंटिस्ट आर यूजिंग जीन क्लोनिंग और कैसे अचीव कर पा रहे हैं? तो ये चैप्टर आपको यही बताता है कि आरडीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है एंड जीन क्लोनिंग क्या होती है और इसकी क्या इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं, जो आप इसको बायोटेक्नोलॉजी के मार्वल के रूप में ले सकते हो। बेसिक स्टेप जो आरडीएनए टेक्नोलॉजी में होते हैं वो ये एग्जांपल्स के यहाँ पर दे रखा है, फ्लो चार्ट दे रखा है कि आप कोई वेक्टर चूज करते हो, क्लोनिंग वेक्टर आपने चूज किया और उस क्लोनिंग वेक्टर को आप यहाँ पर ग्रीन कलर से ये क्लोनिंग वेक्टर आपको राउंड प्लाज्मिड डीएनए मॉलिक्यूल दिखाई दे रहा है। इसको ही क्लोनिंग वेक्टर बोलते हैं। ये सिंगल वी कैन से सर्कुलर डीएनए होता है एंड डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए ऑटोनोमस डीएनए ये होता है, बैक्टीरियाज के अंदर ये मिलता है। और हम इसमें रेड कलर की अपनी डिजायरेबल जीन या जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड कर रहे हैं, अटैच कर रहे हैं। जब इन दोनों को लाइगेट कर देते हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ रेड कलर की जीन का जो पीस है वो हमारे इस वेक्टर से अटैच हो चुका है। तो अब जो डीएनए हमारे पास है इसे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्लाज्मिड बोलते हैं। अब हम इसको इकोलाई होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसको हमें ट्रांसफॉर्मेशन मेथड बोला जाता है, जिसके थ्रू हम इसे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद ये प्लाज्मिड आरडीएनए बैक्टीरिया के अंदर आ जाता है। थ्रू वेरियस मेथड वी कैन इंट्रोड्यूस इट, like electroporation, chemical physical method. We can introduce the RNA into the host, and then host cell is divided many times, and we can culture the host cell which is containing the RDNA. The basic step of RDNA technology is like this. Now, the steps involved are also given in written form here. Isolation of DNA fragments containing a gene of interest, and that is need to be cloned, called as insert. तो जो फॉरेन डीएनए हम डाल रहे हैं प्लाज्मिड के अंदर उसे इंसर्ट बोला जाता है।
And generation of recombinant DNA technology molecule by insertion of DNA fragment into the carrier DNA molecule called vector. इसको हम क्या वेक्टर के अंदर अटैच करते हैं। वेक्टर प्लाज्मिड होता है दैट कैन सेल्फ रेप्लिकेट विद इन द होस्ट सेल। ये होस्ट सेल के अंदर अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है। And selection of only those cells now that vector along with the foreign gene which is carried by the vector, it is transferred into the rDNA into a E. coli host. This by the process of transformation के through हम E. coli में से डाल देते हैं rDNA को। सिलेक्शन ऑफ ओनली दो होस्ट सेल्स, और उन्हीं होस्ट सेल्स का सिलेक्शन करते हैं जो कि जिनके अंदर डीएनए जा चुका है, मल्टीप्लाई करने के लिए उनको उनको कल्चर करने के लिए। द होल प्रोसेस डज जनरेट ईदर अ लार्ज अमाउंट ऑफ आरडीएनए। इसमें हम जीन क्लोनिंग करा देंगे, वो ऑटोमेटिकली जीन क्लोन होगी जो कि वेक्टर के साथ जुड़ी हुई है। लार्ज अमाउंट में हमें मिलेगी प्रोटीन एक्सप्रेशन बाय द इंसर्ट। जो भी फॉरेन डीएनए हमने वेक्टर में डाला है वो एक्सप्रेस होगा और डीएन प्रोटीन्स बनाएगा। द फर्स्ट डीएनए मॉलिक्यूल जो जनरेट किया था हमने इस प्रोसेस से वो था हर्बर्ट बॉयर ने और कोहेन ने, स्टैनले कोहेन ने। मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट थे पॉल हर्बर्ट बॉयर, उन्होंने किया था। और 1973 में इन्होंने एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को ट्रांसफर किया था into E. coli from the salmonella। टूल्स ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी। अब हमें इतना सारा प्रोसेस करना है तो हमें टूल्स तो लगेंगे। व्हाट आर द टूल्स इन ऑर्डर टू जनरेट रिकॉम्बिनेंट डीएनए? वी ओनली रिक्वायर द वेक्टर मॉलिक्यूल। प्लाज्मिड के फॉर्म में हमें वेक्टर मॉलिक्यूल चाहिए होता है। इंसर्ट डीएनए चाहिए होता है, फॉरेन डीएनए जिसे हम इंसर्ट कराना चाहते हैं। और हमें मेथड चाहिए होता है जिससे डीएनए को हम बिल्कुल करेक्ट लोकेशन पे कट करा सकें। एंड जॉइनिंग एंजाइम चाहिए होती है लाइगेशन के लिए, लाइगेस एंजाइम। सेवरल मॉलिक्यूलर टूल्स आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वेरियस स्टेप्स एंड दीज आर डिस्क्राइब इन द फॉलोइंग सेक्शंस। बहुत सारे मॉलिक्यूलर टूल्स भी ज़रूरी होते हैं जो नीचे दिए हुए स्टेप्स को परफॉर्म करते हैं, जो हम नीचे एक्सप्लेन कर रहे हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, द मॉलिक्यूलर सीजर्स। Foundation of RDNA was led by the discovery of restriction enzyme। हम ये आरडीएनए टेक्नोलॉजी स्टार्ट इसलिए कर पाए बिकॉज हमें हमारे पास रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नाम के मॉलिक्यूलर सिजर्स थे। ये डीएनए को कट करते हैं। These enzymes exist in many bacteria where they function as a part of defense mechanism called restriction modification system। This system consists of two components। restriction modification system में दो component होते हैं। restriction enzymes that selectively recognize specific DNA sequence and digest any DNA fragments containing that sequence। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पर्टिकुलर डीएनए फ्रेगमेंट्स को कट करती हैं जिन्हें पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस कहते हैं। और डाइजेशन के बाद ये डीएनए सेक्शंस हमें मिलते हैं जो हम किसी भी वेक्टर में ऐड कर सकते हैं फॉरेन डीएनए को उससे लाइगेट कर सकते हैं। मॉडिफिकेशन एंजाइम एक दूसरी एंजाइम होती है जो कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सिस्टम में मिलती है, जो कि मिथाइल ग्रुप ऐड करती है वन और द टू बेसेस विद इन द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। वंस बेस ऑफ द डीएनए सीक्वेंस इज मिथाइलेटेड द सीक्वेंस कैन नॉट बी डाइजेस्टेड। अब ये डाइजेस्ट नहीं होता। इट इज ऑब्वियस that restriction modification enzyme system within a given bacterium protects its DNA from digestion। तो वो अपने डीएनए के सीक्वेंसेस पे तो मिथाइल ग्रुप लगाती है जिससे वो डिफरेंशिएट कर पाए कि कौन सा उसका डीएनए है, कौन सा दूसरे ऑर्गेनिज्म का डीएनए है। ये एक डिफेंस सिस्टम था जो बैक्टीरियाज में यूज हुआ। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के थ्रू वो फेज के डीएनए को कट करती थी एंड अपने डीएनए को सेफ रखती थी। तो रिकॉग्नाइज करना और कट कराना डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम है। और ये सीक्वेंस स्पेसिफिकली 4 to 8 बेस पेयर लॉन्ग होते हैं।
palindromic sequence, and the sequence is referred to as restriction site. इनको restriction site भी बोलते हैं, जनरली palindromic होती हैं ये, जिसका मतलब है sequence both strands में at this site that same, किसी को इस तरफ से पढ़े इसे 5-3 या 3-5, ये sequence same आता है. Type second restriction enzymes are named after the bacterial species that they have been isolated from. For example, commonly used restriction enzyme EcoR1 isolated from bacterial species E. coli and named so because with the first three italicized alphabets referring to the genus and species CO, eco, and capital R refer to the strain RY13, the number designated to Roman number 1, indicating that it was the first enzyme to be isolated from this strain of the bacteria. EcoR1 इकोलाई से निकाली हुई पहली एंजाइम है, इसलिए इसका नाम पड़ा है इकोलाई के RY13 स्ट्रेन से निकाली थी फर्स्ट एंजाइम, तो इसका नाम EcoR1 पड़ गया. दिस इज द वे वी गिव द नेम्स टू द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. द फर्स्ट 3 लेटर कम फ्रॉम द ओरिजिनेटिंग बैक्टीरिया जिससे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम निकली है. And next we give the letter, one letter for the strain, and then at the last we give a Roman number for the order in which the enzyme was released from that bacteria. और ये एंजाइम सबसे पहले निकाली थी नाथन एंड स्मिथ ने, डब्ल्यू वार्बर एंड नाथन एंड स्मिथ ने. इन्हें इसके लिए 1978 में नोबेल प्राइज भी मिला. Today, more than 1,000 restriction enzyme available and genetic engineering को यूज करने के लिए commonly used restriction enzyme type second restriction enzymes होती हैं along with their source and restriction modification sequence. यहाँ पर टेबल में भी कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे आप देख रहे हो आर्थ्रोबैक्टस ALU1 एक एंजाइम है जो अपना सीक्वेंस भी दिखा रही है, और ये ब्लंट एंड कट प्रोड्यूस कर रही है बिकॉज ये जी और सी दोनों पे कट प्रोड्यूस करती है एट द सेम साइट. बेसिलस एमाइलोफेशंस ये भी एक एंजाइम बना रहा है BAM-H1 and which is producing a staggered or sticky end. EcoR1 is producing a sticky end because it is cutting between G and A on the opposite strand, and overhang regions are there. So यहाँ पर दिखा रखा है इधर, बट ये नीचे वाले स्ट्रैंड में भी जी और ए, क्योंकि सेम नाइट्रोजन बेस के बीच में ही कट प्रोड्यूस होता है, तो इस तरह से कट प्रोड्यूस होगा. तो ये एंड ऐसे चला जाएगा, G will go with C and TTAA, and this portion will go with another. So these two strands will be cutting in this L-like fashion, sticky end-like fashion. And Eco R second is also there. Hemophilus third is there. Hind third is there. And these all are released from the different strains of the bacteria. PST1 cell second. The exact kind of the exact kind of cleavage product by restriction enzyme is important in designing a gene cloning experiment. हमें किस तरह का जीन क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट करना है, तो उसके लिए हमें डिफरेंट पर्टिकुलर तरह की एंजाइम चाहिए होती है. दीज आर नोन एज सिमेट्रिकल, जो सेम साइड जो ब्लंट कट प्रोड्यूस करती हैं उन एंजाइम को सिमेट्रिकल एंजाइम कहते हैं, एंड इनका कट बिल्कुल स्ट्रेट होता है. हाउएवर EcoR1 हमेशा प्रोट्रूडिंग एंड्स को, रिसेस्ड एंड्स को या स्टिकी एंड्स को प्रोड्यूस करती है, कोहेसिव एंड्स को, इसीलिए इन्हें हम स्टैगर्ड कट बोलते हैं. एंड EcoR1 generate 5' overhanging from the cut sites and 3' recessed ends. And hence, if different DNA fragments, EcoR1 recognition sites are cleaved, they can be mixed and we can get hybrid recombinant DNA. फ्रैगमेंट ए में अगर EcoR1 से स्टिकी एंड बना है, फ्रैगमेंट बी में भी बना है, तो ये दोनों क्या हो सकते हैं, अटैच हो सकते हैं इजीली, और हमें इजीली जॉइंट DNA rDNA मिल जाएगा. या rDNA हम EcoR1 से आराम से बना सकते हैं. रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म
डीएनए जब भी हम किसी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट करते हैं, इवन हम एक ही स्पीशीज के मेंबर्स से डीएनए आइसोलेट करें, तो उनके सीक्वेंस को भी अगर हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे, तो वो हमें अलग अलग रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट की लेंथ की में हमें पॉलीमॉर्फिज्म देखी जाएगी। और जब हम इन्हें कंपेयर करेंगे तो हमें इंडिविजुअल डीएनए में कुछ सिमिलैरिटीज और कुछ डिफरेंसेस दिखाई देंगे। द वेरिएशन इन द साइज एंड द लेंथ ऑफ द restriction enzyme generated fragments among the individual within given species known as RFLP। और ये वेरिएशन, जो साइज का वेरिएशन है रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स के, इसे RFLP भी बोला जाता है। और ये RFLP जीनोम मैपिंग में जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म को जानने में हमें इंडिविजुअल ए और इंडिविजुअल बी, इनमें से हमने अगर डीएनए आइसोलेट किया, तो इससे अगर हमें रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से अगर कट प्रोड्यूस किया, तो वी गेट टू टाइप्स ऑफ रेड एंड ब्लू फ्रेगमेंट्स। और अग्रेरोस जेल पे अगर हम इन्हें आइसोलेट कराएंगे, तो we'll get their RFLP pattern. Individual except identical twins vary in the RFLP pattern indicated schematically. The agarose gel electrophoresis hand term fingerprint is used to basis of these major techniques. Forensic science is identifying the related individuals. Other enzymes क्लोनिंग में डीएनए लाइगेज भी हमें यूज करना पड़ता है, अल्कलाइन फॉस्फेटेज भी यूज करना पड़ता है, बिकॉज डीएनए लाइगेज हमारे कट डीएनए फ्रेगमेंट्स को जोड़ते हैं और रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने में हेल्प करते हैं। तो डीएनए लाइगेज इस एंजाइम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाती है, जो एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड्स में कोवेलेंटली लिंक करके टू डीएनए फ्रेगमेंट्स को reaction requires one of the fragments to have 5' phosphate residues and other 3' hydroxyl groups. In a previous section, it was indicated how to fragment cut with the eco-carbon could stick. DNA ligase will seal the ends to form a covalent bond. DNA ligase isolated from bacteriophage is frequently used to ligate the different DNA fragments in order to generate rDNA molecules. Alkaline phosphate ligation require presence of 5' phosphate group. If some of the fragments are treated with alkaline phosphate, remove their phosphate group, then these cannot ligate within the themselves and are forced to ligate with the other fragments containing the 5' phosphate groups, and hence this is useful to prevent self ligation. तो alkaline phosphatase self ligation बचाती है। वेक्टर्स व्हीकल होते हैं क्लोनिंग के। वेक्टर्स के अंदर ओराई साइट होती है, जो कि रीजन ऑफ रेप्लिकेशन है। कोई भी फॉरेन इंसर्ट अगर ओरी के पास अटैच किया जाता है, तो वो ऑटोमेटिकली रेप्लिकेट करेगा। इट शुड इनकॉर्पोरेट अ सिलेक्टेबल मार्कर जीन। वेक्टर के अंदर मार्कर जीन भी होना चाहिए, जैसे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होते हैं, बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन होता है, या ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन जीन होता है। तो ये सब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है। And these antibiotic resistance gene are acting as a selectable marker, because ये host cells को ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल्स को आइसोलेट करने के लिए नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स से काम आती हैं। The vector must also have unique restriction enzyme recognition sites, which can be used for cutting and introducing an insert. The most commonly used cloning vectors have one or more restriction enzymes. So उसमें restriction enzyme site होनी चाहिए, ताकि multiple cloning site होनी चाहिए। पॉलीलिंकर डीएनए होना चाहिए, जिस एमसीएस ये फ्लेक्सिबिलिटी बना देती हैं चॉइस ऑफ यूज ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अनदर डिजायरेबल फीचर क्लोनिंग वेक्टर का, इट शुड बी स्मॉल इन साइज, ताकि एंट्री आराम से हो सके वो सेल के अंदर। नंबर ऑफ वेक्टर हैव बीन डेवलप्ड इनकॉर्पोरेटिंग दीज फीचर्स। इन फीचर्स को लेते हुए बहुत सारे वेक्टर्स बनाए हैं। प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं, जो वेक्टर की तरह काम आते हैं। प्लाज्मिड्स असेंशियल नहीं होते नॉर्मल सेल ग्रोथ और डिवीजन के लिए। दे
confer the useful properties to the host, such as resistance to antibiotic that can be selective advantage under certain conditions. The plasmid molecule can present one to two copies in a multiple copies 500 to 700 inside the host organism. These naturally occurring plasmids modified to serve as vector in the laboratory and therefore far more widely used vehicle and easily manipulated vectors. प्लाज्मिड वेक्टर जो PBR322 बनाया था, the plasmid contain two different antibiotic resistance recognition sites also are there. A popular series of plasmid contain cloning vector is the PUC family. These vector contain region of LAGZ gene that code for enzyme beta galactosidase. This region also contain a POI linker, so thus insertion of foreign DNA is very easy to the PUC vector. PUC vector भी एक और plasmid vector ही है. And they exist both in eukaryotic E. coli and such as vectors known as shuttle vectors. And जो कि इकोलाई और यूकैरियोटिक सेल दोनों में रह सकते हैं, ऐसे वेक्टर को शटल वेक्टर कहते हैं. ये भी प्लाज्मिड वेक्टर ही होते हैं, बट दे कैन आल्सो एक्सप्रेस इन द यूकैरियोटिक सेल्स. The vector contain two types of origin of replication, selectable marker genes, and one set of function in the eukaryotic. Examples say yeast and another in E. coli. An example of shuttle vector is yeast plasmid and YEP. In case of the plants, a naturally occurring plasmid bacterium Agrobacterium tumefaciens का TI plasmid जो होता है naturally occurring in the Ectobacterium tumefaciens, it is acting as a vector. यहाँ पे हमें कुछ वेक्टर्स के एग्जांपल दिए हैं, PUC19, PBR322 एंड YEP plasmid. Eco R1, RI, yeast ORI, ampicillin resistance की कुछ origin of replication है plasmids में. Bacteriophages based plasm vectors भी होते हैं, vector based on bacteriophages, because bacteriophage can also ligate their genome into the bacterial genome. So they are also having M13 is a filamentous phage which infect the E. coli because of having a pilus, and M13 flagellated phage. And this was all. Today we have discussed the recombinant technology steps and the tools, which are restriction enzymes, ligase enzyme, and vectors. So I hope the topic is clear to you. These are the basics of RDNA technology and the basics of restriction enzymes and their types. Thank you, and have a nice day. Happy